फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल स्टडी लैंड। साथियों, आज की इस वीडियो में हम एलटी ग्रेड से जो भी संबंधित प्रश्न हैं यानी कि बायोलॉजी के उन प्रश्नों पर बात करेंगे। तो साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। आपका बायोलॉजी से संबंधित जो भी आपका एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ामों के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए प्लीज़ सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर अगर आपका एलटी ग्रेड का पेपर है, जीआईसी का या फिर टीजीटी पीजीटी किसी का भी हो, सभी के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, पैरामीशियम की पश्च संकुचनशील रिक्तिका स्पंदन करती है। और एक बात साथ ही और बता दें कि आप अगर सोचें कि बेसिक प्रश्न आ जाएं इसमें कि शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, कितनी पैरामीशियम क्या होता है, तो इस तरीके के अगर प्रश्न तो नहीं आ सकते, क्योंकि एलटी ग्रेड ये गवर्नमेंट जॉब है और वो भी अच्छी खासी इसमें सैलरी मिलती है। ये कोई प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम नहीं है जिसमें बेसिक वाले प्रश्न आ जाएं बायोलॉजी के। तो इसमें अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं। तो आपको ये यूथ का मतलब बुक से ये प्रश्न लिए गए हैं। आपको अगर पढ़ा होगा तो आप समझ भी गए होंगे। तो इसके ऊपर डला भी है एलटी बायोलॉजी 2018 में। ये प्रश्न 2018 में आया हुआ है। तो एक बार प्रश्न को देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए, अग्र रिक्तिका से मंदतर या फिर उसी दर पर जिस पर अग्र रिक्तिका करती हैं। तीसरा ऑप्शन है अग्र रिक्तिका के द्रुततर। डी ऑप्शन है इसमें केवल तब जब अग्र रिक्तिका स्पंदन करना बंद कर देती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पैरामीशियम की पश्च रिक्तिका। कौन सी? पश्च रिक्तिका का अग्र रिक्तिका के बजाय तेज गति से स्पंदन करती है। फिर इसे देख लें एक बार। हमें इसको सरसरी आंखों से नहीं देखना है, ये कोई छोटा प्रश्न नहीं है, तो सरसरी आंखों से देखकर हो जाएगा। आपको ये याद भी करना है और बहुत अच्छे से ध्यान भी रखना है, क्योंकि आपको जब आप टीचर बन जाएंगे तो उस टाइम आपको ये प्रश्न पढ़ाने भी पड़ेंगे, तो पहले इसको अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन है पैरामीशियम की पश्च रिक्तिका अग्र रिक्तिका के बजाय तेज गति से स्पंदन करती है। यानी कि पैरामीशियम की जो पश्च रिक्तिका होती है वो अग्र रिक्तिका के बजाय ज़्यादा तेज स्पंदन करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक होता है। पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक होता है। तो इसके ऑप्शन है द्विगणित, बहुगणित। अगला ऑप्शन है अग्रजाई और फिर है डी आरएनए का प्रमुख स्रोत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्र क्या होता है? द्विगणित होता है। ठीक है, क्या होता है? तो पैरामीशियम का जो सूक्ष्म केंद्र होता है वो होता है द्विगणित। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पैरामीशियम बिलोंग्स टू द ऑर्डर। मतलब पैरामीशियम किस ऑर्डर से बिलोंग करता है या फिर किस ऑर्डर में आता है। तो इसका सही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइमेनो हाइमेनो स्टोमोडिया। एक मिनट, ये दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। किससे करता है बिलोंग? यानी कि आप हिंदी में देख लो तो ये वर्गीकरण, इसका वर्गीकरण क्या हो जाएगा? फाइलम है प्रोटोजोआ और सब फाइलम है इसका सिलियोफोरा, क्लास है सिलिएट्रा और सब क्लास है, इसकी जो सब क्लास है वो है होलोट्रा। ऑर्डर है पेनक्लूरिया, जीनस है पैरामीशियम। अब यहाँ देखते हैं, पैरामीशियम को सर्वप्रथम 1752 ईस्वी में जॉन हिल ने प्रतिपादित किया था। इन्हें स्लीपर जंतुक पैरामीशियम अलवड़ी इन्हें जंतुक भी कहा जाता है, स्लीपर जंतुक कहा जाता है, क्योंकि पैरामीशियम कैसे होते हैं? जैसे स्लीपर होते हैं, चप्पल होती है स्लीपर, उस टाइप के होते हैं, तो इन्हें स्लीपर जंतुक भी कहते हैं। और ये कैसे होते हैं? पैरामीशियम अलवड़ी होते हैं, जलयुक्त होते हैं, तालाबों, पोखरों, खाइयों, नदियों व झीलों में पाया जाता है। तो जो पैरामीशियम होता है वो कहाँ पाया जाता है?
तालाब, झीलें, खाई होती हैं वहाँ पाया जाता है, और अलवड़ी नहीं होता, अलवड़ी होता है। ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न है, एंडोमिक्सिस इज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन। जैसे कि आपको बुक मिले या फिर कोई भी टीचर पढ़ाए आपको यूट्यूब पर किसी भी चैनल से, तो वो टीचर ज़रूरी नहीं है कि सारे प्रश्न आपको हिंदी में दे, क्योंकि ऐसा कोई एक आधी चैनल होगा जहां आप सारे प्रश्न हिंदी में देखने को मिलेंगे, कुछ प्रश्न इंग्लिश में बनते हैं, और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ आपको हिंदी ज़रूर मिलेगी देखने को। लेकिन कुछ प्रश्न हैं ही ऑलरेडी से मतलब इजी होते हैं इंग्लिश में, तो आपको इंग्लिश में देखने को मिलते हैं और पढ़ना भी, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि एलटी ग्रेड का जो सेकंड एग्ज़ाम होगा, मेंस होगा, वो इंग्लिश में होगा, इंग्लिश के प्रश्नों में होगा। ठीक है, उसकी लैंग्वेज इंग्लिश रहने वाली है, तो आप इंग्लिश से डरे ना, इसको थोड़ा सीखने की कोशिश करें। तो इसका जो इंग्लिश में दिए हैं, और तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता दे रही हूँ। यहाँ पूछा है, इंडोमिक्सिस इज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन, तो किस में मिलता है ये? पैरामीशियम में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पैरामीशियम इज, पैरामीशियम क्या है? तो पैरामीशियम क्या है? एमानोटोलिक। क्या है? एमानोटोलिक। तो यहाँ देख लेते हैं, पैरामीशियम में अमेनोटोलिक उत्सर्जन होता है। पैरामीशियम में क्या होता है? अमीनो या अमोनोटैलिक उत्सर्जन होता है। वे जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उसे यूरियोटैलिक जंतु कहते हैं। जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यूरियोटैलिक। जैसे वयस्क, एम्फीबियन, कार्टिलेजिनस मछलियाँ, स्तनधारी आदि। जैसे मनुष्य कैसा होता है? स्तनधारी होता है, तो ये यूरिया उत्सर्जन करता है। ठीक है, लेकिन तो इनको क्या बोलते हैं हम? मनुष्य हैं वो यूरिया उत्सर्जन करते हैं, यानी कि टॉयलेट के थ्रू, तो इनको क्या बोलेंगे आप? यूरियोटैलिक। अब वे जंतु जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उसे यूरिकोटैलिक जंतु कहते हैं। जैसे कि छिपकली, सांप, पक्षी आदि। छिपकली और सांप ऐसे याद रख लो, ये कैसे हैं? ये खिसकते हैं, सिरकते हैं। ये सांप सिरक सिरक कर चलता है, ऐसे ही छिपकली रेंगती है दीवार पर, लेकिन पक्षी यहाँ उड़ते हैं। तो ये यूरिकोटैलिक होते हैं, क्योंकि क्या करते हैं? उत्सर्जन यूरिक अम्ल करते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद रखना पड़ेगा, पॉइंटों को रिलेट करना पड़ेगा आपको दिमाग में, तभी याद होंगे, क्योंकि ये कोई छोटे मोटे प्रश्न नहीं है जो आप सरसरी आंखों से देख लो और ऐसे ही हो जाए। अगला प्रश्न है, पैरामीशियम में संयुग्मन में किसका आदान प्रदान होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लघु केंद्र का। किसमें होता है? लघु केंद्र का। अगला प्रश्न है, पैरामीशियम में साइक्लोसिस की परिघटना का संबंध होता है। पैरामीशियम में साइक्लोसिस की परिघटना का संबंध होता है, तो किससे होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाचन। पैरामीशियम में साइक्लोसिस की परिघटना का संबंध होता है पाचन से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ट्राइकोसिस्टस का कार्य है। ट्राइकोसिस्टस का कार्य है, तो इसका कार्य होगा बचाव एवं सुरक्षा के लिए। ट्राइकोसिस्ट जो होते हैं वो क्या है? ट्राइकोसिस्ट का जो कार्य होता है बचाव एवं सुरक्षा के लिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जहाँ प्रश्न इजी दिखता है तो वहाँ पर मुझे लगता है कि डिटेल में नहीं बताएं, क्योंकि वैसे ही भी टाइम ज़्यादा हो जाएगा वीडियो में। अगला प्रश्न है, सिल्वर लाइन तंत्र संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरामीशियम से। सिल्वर लाइन तंत्र किससे संबंधित है? अगर सिल्वर लाइन तंत्र किसी से पूछा जाए तो किस में होता है ये तंत्र? पैरामीशियम में होता है। सिल्वर लाइन तंत्र किस में होता है? पैरामीशियम में। याद रखें इसको, याद तो सब कुछ ही रखना है। पैरामीशियम के संयुग्मन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो मेरी समझ से इतने सारे बड़े बड़े ऑप्शन पढ़ने की क्या आवश्यकता है, जिसमें जैसे डायरेक्ट बता दिया जाए कि इसमें सही आंसर कौन सा है, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि बहुत इसके लेंदी ऑप्शन है।
और आप वहाँ भी अगर आपको पता है एग्ज़ाम में तो आप उसको डायरेक्ट कर दें। ये नहीं कि सारे ऑप्शन देखें, क्योंकि टाइम आपको 1 मिनट भी नहीं मिलेगा एक प्रश्न के लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। बनने वाले 4 लघु केंद्रक में से 3 विघटित हो जाते हैं। प्रश्न क्या था? पैरामीशियम के संयुग्मन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो ये सत्य है कि बनने वाले 4 लघु केंद्रक में से 3 विघटित हो जाते हैं, 3 खत्म हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, पैरामीशियम में आहार लेने की प्रणाली क्या है? होलोजोइक, होलोफाइटिक, सेप्रोजोइक या फिर एंटोजोइक? जो पैरामीशियम होते हैं वो आहार कैसे लेते हैं, उस प्रणाली का नाम क्या है? तो वो प्रणाली है होलोजोइक। क्या है? होलोजोइक। पैरामीशियम में आहार लेने की प्रणाली का नाम क्या है? होलोजोइक। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। जब जंतु अपने पोषण के लिए पौधे व जंतु दोनों ग्रहण करते हैं, तो इस प्रकार के पोषण को होलोजोइक या प्राणी सदृश प्रकार का पोषण कहते हैं। इस प्रकार के पोषण विधि पैरामीशियम में पाई जाती है। यहाँ है सेप्रोजोइक के अंतर्गत अनेक जीवाणु एवं कवक भी आते हैं। सेप्रोजोइक में क्या आते हैं? कवक और जीवाणु, बैक्टीरिया। ठीक है, ये पौधे व जंतुओं के मृतक शरीर एवं उनके मलमूत्र का विच्छेदन करके उन्हें यौगिक तत्वों में बदल देते हैं। इस प्रकार प्रकृति में कूड़ा करकट के ढेरों तथा लाशों की सफाई होती है। सिरका, दही, पनीर आदि मृतोपजीवी जीवाणुओं द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो यहाँ मैंने इसको डिटेल इसलिए पढ़ाया क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो सेप्रोजोइक होते हैं वो कौन होते हैं? जीवाणु और कवक होते हैं। ठीक है, और मृतोपजीवी क्या होते हैं? जैसे सिरका है, दही है, पनीर है, ये बैक्टीरिया के द्वारा ही बनते हैं। जब हम दूध को फाड़ते हैं तो उससे पनीर बनता है, और जब दूध में हम दही डालते हैं तो बैक्टीरिया पनपते हैं, उससे दही बनता है। और सिरका है वो भी जैसे कि किसी का जूस हो गया, गन्ने का जूस हो गया, उसमें उसको हम ज़्यादा दिनों तक रखते हैं, फिर उसमें बैक्टीरिया पड़ जाएगा तो वो फट के क्या बन जाता है? सिरका। तो ये क्या होता है? मृतोपजीवी होते हैं इस तरीके के। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये तो हो गया, इसको छोड़ देते हैं, बहुत बड़ा है। विषम रूपी नाभिक पाए जाते हैं। विषम रूपी नाभिक पाए जाते हैं, तो ये किस में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं प्रच्छामी प्रोटोजोआ। किस में पाए जाते हैं? प्रच्छामी प्रोटोजोआ। विषम रूपी पाए जाते हैं प्रच्छामी प्रोटोजोआ में। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन एन कॉज एंड डिफेंस ऑफ पैरामीशियम? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ट्राइकोसिस्ट। क्या हो जाएगा? ट्राइकोसिस्ट। अब यहाँ एक बार देख लेते हैं पढ़ के, कुछ और अच्छा मिले। ट्राइकोसिस्ट पैरामीशियम की सुरक्षा और एनको एनकोरेज में सहायता करते हैं। ये आक्रमण व सुरक्षा के अंगक हैं, जैसे कि निमेटोसिस्ट सीलेंट्रेट में आक्रमण व सुरक्षा के अंगक हैं। स्टेटोसिस्ट संवेदी अंग है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनके नाम ही इतने कठिन होते हैं कि पढ़ने में बड़ा दिक्कत देते हैं। अगला प्रश्न है, पैरामीशियम में संयुग्मन सहायता करता है। पैरामीशियम में संयुग्मन सहायता करता है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को दिख रहा होगा, क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। क्या करता है संयुग्मन सहायता? पुनर्वयन में करता है, पैतृक विविधता में करता है, केंद्र की पुनर्गठन में करता है, इन सभी में करता है पैरामीशियम में संयुग्मन। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये मुझे लग रहा है कोई इतना जरूरी नहीं था इसको बताना। अगला है, ये तो ऐसी डिटेल दिया है, यहाँ पर देखते हैं क्या है ये। यहाँ देखो, जरायुजी प्रायः मिलता है। जरायुजी प्रायः मिलता है, तो कहाँ से मिलता है? वुचरेरिया से। किससे मिलता है? ये प्रोटोजोआ द्वारा जो उत्पन्न रोग होते हैं उनके बारे में प्रश्न है, तो ये वुचरेरिया से मिलता है। ठीक है, जरायुजी प्राय मिलता है वुचरेरिया से। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में निद्रा रोग का कारण है। निद्रा रोग जो आता है ये सभी को पता होगा किसके कारण होता है? ट्रिपेनोसोम। किसके कारण होता है? ट्रिपेनोसोम।
निद्रा रोग, जो व्यक्ति जहाँ पर बहुत ज़्यादा सोता रहता है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लो, इजी प्रश्न है। मनुष्य में निद्रा रोग, अफ्रीकी निद्रा रोग ट्रिप्नोसोमा गैंग्बियंस द्वारा होता है। यह सीसी मक्खी होती है उसके द्वारा फैला जाता है। ठीक है, लीशमैनिया डोनोवेनी नामक परजीवी से मनुष्य में कालाजार रोग होता है। ठीक है, यहाँ ये भी दिया गया है, कालाजार अगर रोग आ जाए तो किससे होता है, ये होता है लीशमैनिया डोनोवेनी। याद रखे नाम, लीशमैनिया डोनोवेनी। और जो निद्रा रोग होता है वो सीसी मक्खी के द्वारा होता है। ठीक है, इतना ही पढ़े इसमें डिटेल। अगला प्रश्न है, ग्लोसिना पैलपेलिस किसका वाहक है। ग्लेसना पैलपेलिस किसका वाहक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निद्रा रोग का। किसका है, ग्लेसना पैलपेलिस निद्रा रोग का वाहक है। अगला प्रश्न है, इसको छोड़ें। पीत ज्वर का स्थानांतरण होता है, पीत ज्वर का स्थानांतरण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है मादा एडीज द्वारा। पीत ज्वर का स्थानांतरण होता है मादा एडीज द्वारा। अगला प्रश्न है, चतुर्थ मलेरिया का कारण है, चतुर्थ मलेरिया का कारण है, तो ये हो जाएगा प्लाज्मोडियम मलेरिया। क्या है, प्लाज्मोडियम मलेरिया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाथी पांव नामक रोग वाहक है। हाथी पांव नामक रोग वाहक है कि मतलब किसके द्वारा ये फैलता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, आंसर क्या, वो सॉरी, प्रश्न क्या है, हाथी पांव नामक रोग वाहक है, तो ये फैलता है संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। ठीक है, संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट से, ये है, सैंड फ्लाई किस रोग के रोगाणुओं को फैलाती है। सैंड फ्लाई किस रोग के रोगाणुओं को फैलाती है, यानी कि सैंड फ्लाई जो है वो किस रोग के रोगाणुओं को फैलाती है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा काला अजार। काला अजार इसको फैलाती है ये सैंड फ्लाई, काला अजार। अगला प्रश्न है, ये देखते हैं, काला आजार का संचार करता है। मैं उन्हीं प्रश्नों को बता रही हूँ जो थोड़े इजी हैं, और ये फर्स्ट वीडियो जिससे कि लोगों की अच्छे से समझ में आए। फिर धीरे धीरे से इंग्लिश के जो क्वेश्चन है उनको भी रखेंगे। ठीक है, जो छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनको अच्छे से समझ में आए मैं वो रख रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट है, जो आए हुए प्रश्न है। तो काला जार जो संचार करता है वो किसका संचार करता है, वो करता है फ्लीबोटोमस का। किसका करता है, फ्लीबोटोमस का। वीडियो बहुत लंबी हो रही इसलिए मैं एक बार देख लेते हैं इसको भी। काला आजार रोग लीशमैनिया डोनोवेनी नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। इस परजीवी का वाहक बालू मक्खी है। इसमें रोगी को तेज बुखार आता है। इसके बचाव हेतु मच्छरदानी का प्रयोग एवं चिकित्सक के परमानुसार इलाज कराना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये पूछ लिया जाए किस प्रोटोजोआ से फैलता है, तो लीशमैनिया। ठीक है, और ये सैंड फ्लाई नामक मतलब मक्खी होती है वो फैलाती है। अगला प्रश्न देख रहे हैं, काला जार फैलता है, तो वो हो जाएगा फ्लेबाटमस द्वारा। किसका, फ्लेबाटमस द्वारा। अगला प्रश्न देखो, काला जार किससे घटित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्खी द्वारा। ये मक्खी फैलाती है काला जार। आपको अभी पता चल गया कौन सा होता है वो प्रोटोजोआ। और अगला प्रश्न है, काला जार बीमारी का वाहक है, तभी मैंने आपको शायद बताया था काला जार बीमारी का वाहक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लीबोटोमस, ऑप्शन नंबर बी, फ्लीबोटोमस। तो साथियों आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न थे, फिर मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद साथियों।